नमस्कार, माई सेल्फ BL बाम्बी, महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्योग्राफी व्याख्याता। आज अपन राजस्थान के भूगोल में राजस्थान में प्रवास के बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं वो पहले अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रवास के अर्थ के बारे में, दूसरा परिभाषा के बारे में, तीसरा इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद कि राजस्थान में प्रवास के कौन कौन से स्तर हैं, उसके बाद प्रवास के प्रकार के बारे में, और अंतिम बिंदु के रूप में जो चर्चा करेंगे अपन वो करेंगे इस प्रवास से होने वाले राजस्थान में कौन कौन से दुष्प्रभाव हैं, यानी कह सकते हैं प्रवास के दुष्परिणाम कह दें या प्रभाव कह दें। इन सभी बिंदुओं पर अपन चर्चा करते हैं। वन बाय वन एक एक बिंदु पर अपन चर्चा करेंगे। फर्स्ट बिंदु की बात करते हैं अपन। तो सबसे पहला बिंदु कि प्रवास का अर्थ क्या होता है। प्रवास के अर्थ की अपन बात करते हैं तो इसके सामान्य अर्थ ये होता है, प्रवास का सामान्य अर्थ ये होता है कि कोई भी मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी या कोई भी अन्य जीव का किसी एक स्थान पर जाकर रहना या वहाँ पर छोड़कर आना, उसे अपन प्रवास के रूप में कह सकते हैं। लेकिन यह प्रवास व्यक्तिगत रूप और समूह रूप में दोनों में ये चीज़ होती है। दूसरी अपन बात करते हैं अपन राजस्थान में प्रवास की अपन परिभाषा की अपन बात करते हैं। प्रवास की जो परिभाषा है, मानव वर्ग या मानव का समूह, मानव वर्ग या मानव का समूह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण या अन्य किसी कारणवश एक स्थान से दूसरे स्थान या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के बीच में आना, या इसे कह सकते हैं आवर्जन या जाना, या कह सकते हैं प्रव्रजन, इसको प्रवास के रूप में जान सकते हैं। अगले परिभाषा के बाद में अगला बिंदु अपन चर्चा करते हैं कि राजस्थान में प्रवास को प्रभावित कर। अगला टॉपिक प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में अपन चर्चा करते हैं कि राजस्थान में प्रवास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक, तीसरा सामाजिक कारक और चौथा राजनीतिक कारक, ये आपके प्रवास को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले अध्ययन करते हैं प्राकृतिक कारक। एक प्राकृतिक कारक या प्राकृतिक कारण के रूप में प्रवास क्यों होता है, कैसे होता है, इनमें मुख्य रूप से शामिल करते हैं सबसे पहले जलवायु, दूसरा नदियाँ, तीसरा मिट्टी और चौथा धरातली विषमता को शामिल करते हैं।
आप लोग सब जानते हैं प्रवास का मैंने सबसे पहले तात्पर्य बताया था, किसी एक स्थान पर जाना, वहाँ पर रहना प्रवास कहलाता है। कोई भी आदमी या कोई भी जीव जंतु कोई अच्छी जलवायु देखकर ही वहाँ पर प्रवास करना चाहेगा, कोई ख़राब जलवायु होगी वहाँ पर प्रवास नहीं करेगा। दूसरी बात करते हैं नदियाँ। जिन क्षेत्रों में नदियाँ अधिकतम मात्रा में होती है, यानी कि जलापूर्ति की अधिकतम आपूर्ति होगी, उस क्षेत्र में प्रवास ज़्यादा किया जाएगा। अगली बात करते हैं मिट्टी। जिन क्षेत्रों पर उपजाऊ मिट्टी अत्यधिक मात्रा में विद्यमान या पाई जाती है, उन क्षेत्रों में प्रवास अधिक किया जाता है, और जहाँ पर कम उपजाऊ होती है वहाँ पर कम प्रवास किया जाता है। अगली बात करते हैं अपन धरातलीय विषमता। उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में या समतल वाले क्षेत्रों में प्रवास की अलग अलग स्थिति पाई जाती है, यानी कह सकते हैं अपन प्राकृतिक कारक प्रवास को प्रभावित करता है। दूसरे करते हैं आर्थिक कारक की बात करते हैं। आर्थिक कारक के अंतर्गत अपन मुख्य रूप से सबसे पहला नवीन कृषि क्षेत्र को अपन शामिल करते हैं। आर्थिक कारक में सबसे पहला नवीन कृषि क्षेत्र, या नया जो कृषि क्षेत्र विकसित हो रहा है उसको अपन इसमें शामिल करेंगे। दूसरी बात करते हैं अपन तो औद्योगिकरण, और तीसरी बात करते हैं अपन तो रोजगार के अवसर। रोजगार के अवसर के कारण भी सबसे ज़्यादा प्रवास किया जा रहा है। इन कारकों को अपन आर्थिक कारक के अंतर्गत इसमें शामिल करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा आती है। एक तो आती है धर्म के अनुसार प्रवास करना, और दूसरा आता है अपने सामाजिक रीति रिवाज के कारण प्रवास करना। इस सामाजिक कारक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगली बात करते हैं राजनीतिक कारक, यानी राजनीति से संबंधित जो कारक उसे अपन राजनीतिक कारक के रूप में से जानते हैं। इनमें सबसे मुख्य जो कारक होता है वो होता है युद्ध, कि युद्ध की स्थिति को लेकर भी लोग प्रवास कर जाते हैं। दूसरा आता है राजनीति अशांति। राजनीति, मान लो किसी क्षेत्र में अशांति उत्पन्न हो गई है तो उस क्षेत्र को लेकर भी प्रवास किया जाता है। और तीसरा आता है इम्पोर्टेंट आता है बलात् स्थानांतरण। इस शब्द में बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती किया जाने वाला प्रवास या स्थानांतरण, यानी कि किसी की जाने की इच्छा नहीं है लेकिन ऐसी कोई कंडीशन हो जाए कि उस क्षेत्र को छोड़कर जाना पड़े, उसे अपन प्रवास के रूप में जानते हैं। प्रवास के प्रकार के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि प्रवास को अपन एक रूप में ये भी जान सकते हैं कि इसे स्थानांतरण भी कहते हैं, कि प्रवास के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला प्रकार समय के आधार पर प्रवास होना, दूरी के आधार पर प्रवास होना, प्रवृत्ति के आधार पर प्रवास होना, या क्षेत्र के आधार पर प्रवास होना, या कोई अन्य कारक है उनके आधार पर प्रवास होना। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं समय के आधार पर प्रवास होना। समय के आधार यानी कि अवधि के अनुसार पर प्रवासित होना या स्थानांतरण होना, इसे अपन मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला आता है दैनिक, यानी कि एक दिन में प्रवास होना माना जाता है, दैनिक प्रवास होता है। दूसरा माना जाता है ऋत्विक, ऋतु के अनुसार जो प्रवास होते हैं उसे अपन ऋत्विक प्रवासित मानते हैं या ऋत्विक प्रवास कहते हैं। और तीसरा आता है दीर्घकालीन प्रवास, यानी लंबे समय के लिए कोई भी लोग एक स्थान दूसरे स्थान प्रवास जो होता है उसे अपन दीर्घकालीन प्रवास के रूप में जान सकते हैं। दूसरा आता है दूरी के आधार पर प्रवास, इसे मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो आता है अल्प दूरी, यानी कि छोटी दूरी के रूप में जो प्रवास होता है उसे अपन अल्प दूरी का प्रवास कहते हैं। और दूसरा आता है लंबी दूरी का प्रवास, जो अधिकतम दूरी का जो प्रवास होता है उसे अपन लंबी दूरी का प्रवास के रूप में जानते हैं। तीसरा आता है अपना प्रवृत्ति के आधार पर आता है। प्रवृत्ति के आधार पर 2 रूपों में डिवाइड करते हैं। एक होता है आर्थिक रूप से और दूसरा होता है वैवाहिक रूप से, यानी कि
आर्थिक रूप यानी कि किसी भी लोग को या किसी भी जन को एक स्थान से दूसरे जाने के लिए या रुपया पैसा कमाने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो प्रवास किया जाएगा वो आएगा आपका आर्थिक प्रवास के रूप में आएगा। और वैवाहिक के रूप में कि शादी के बाद में किसी भी महिला को एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जो जाया जाता है या प्रवेश होता है उसे अपन वैवाहिक प्रवास के रूप में जानते हैं। अगला आता है अपना क्षेत्र के आधार पर प्रवास आता है। सबसे पहला आता है अंतर महाद्वीपीय प्रवास आता है। दूसरा आता है अंतर राष्ट्रीय प्रवास आता है। और तीसरा प्रवास आता है आपका राष्ट्रीय प्रवास आता है। और चौथा आता है आपका स्थानीय प्रवास। समझे? अंतर महाद्वीपीय प्रवास का मतलब होता है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाना क्या कहलाता है? अंतर महाद्वीपीय प्रवास। जैसे अफ्रीका का कोई आदमी यूरोप में चला गया, दोनों महाद्वीप हैं, तो क्या हो गया? अंतर महाद्वीपीय प्रवास। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय यानी दो राष्ट्र या दो देशों के बीच में जो लोग प्रवास करते हैं उसे अपन अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के रूप में जानते हैं। तीसरा राष्ट्रीय यानी हो गया एक ही देश में अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग राज्यों में जब प्रवासित होते हैं उसे अपन राष्ट्रीय प्रवास के रूप में जानते हैं। और अगला आता है स्थानीय प्रवास। स्थानीय प्रवास मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, सब जानते हैं वो। पहला होता है गांव से गांव की ओर प्रवास। दूसरा होता है गांव से शहर की ओर प्रवास होता है। और तीसरा प्रवास होता है शहर से गांव की ओर प्रवास भी होता है। और चौथा शहर से शहर की ओर प्रवास। ये मुख्य रूप से स्थानीय प्रवास के रूप में शामिल होता है। प्रवास के प्रकार के अंतर्गत जो लास्ट आता है अन्य आधार पर जो प्रवास होता है उनमें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। पहला आता है आदिम प्रवास। आदिम प्रवास का मतलब ये है कि पुराने समय में जब मानव की उत्पत्ति हुई ही नहीं थी या मानव की उत्पत्ति मान लें उस समय लोग अपने भोजन के लिए एक स्थान से जाया करते थे, उसे अपन आदिम प्रवास के रूप में जानते हैं। दूसरा आता है आपका प्रेरित प्रवास। किसी को जबरदस्ती किया जाने वाले प्रवासों को प्रेरित कहेंगे। और तीसरा होता है आपका स्वतंत्र रूप से कि कोई आपको जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप प्रवास करो या ना करो, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा हो रही है प्रवास करने की, तो वो किस में शामिल हो जाएगा? आपका स्वतंत्र प्रवास में शामिल हो जाएगा। राजस्थान के प्रवास में अगले टॉपिक के रूप में अपन अध्ययन कर रहे हैं कि राजस्थान में प्रवास के स्तर कौन कौन से हैं। राजस्थान में जो प्रवास के स्तर है मुख्य रूप से उच्च स्तर का प्रवास, दूसरा मध्यम स्तर का प्रवास और तीसरा निम्न स्तर का प्रवास। यानी कि नाम से ही स्पष्ट है कि ज़्यादा जो प्रवास किया जाता है उसे अपन उच्च स्तर का प्रवास कहेंगे, कम या मध्यम रूप होगा उसे अपन मध्यम प्रवास के रूप में जानेंगे। जहाँ पर या जिन क्षेत्रों पर सबसे कम प्रवासित लोग जाते हैं उसे अपन निम्न स्तर का प्रवास के रूप में जान सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं उच्च स्तर के जो प्रवास के में है। इसमें मुख्य रूप से जो राजस्थान का पश्चिमी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को अपन शामिल करते हैं। सब जानते हैं कि जैसे राजस्थान में के जो पश्चिमी क्षेत्र है उनमें मरुस्थल क्षेत्र या रेतीला क्षेत्र है, वहाँ पर खेतीबाड़ी बहुत कम मात्रा में होती है, तो लोग वहाँ पर रहना कम पसंद करेंगे। अपने जीवकोपार्जन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए किसी अन्य स्थान पर जाना पसंद करेंगे। इनमें भी पश्चिमी राजस्थान में 2 क्षेत्र शामिल करते हैं अपन। पहला आता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और दूसरा आता है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। इसको अपन राजस्थान के मानचित्र के अनुसार भी अपन समझ सकते हैं। ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपको,
इस क्षेत्र में जो भी जिले या क्षेत्र आ रहे हैं, इन क्षेत्र में उच्च स्तर का प्रवास क्षेत्र माना जाता है। सबसे पहले मैंने कहा आपको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी कि ये वाला क्षेत्र, और दूसरा कह रहा हूँ दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र यानी कि कह सकते हैं अपन ये वाला क्षेत्र। इन लोगों का जो मुख्य रूप से जो प्रवास होता है वो होता है अपने पंजाब में होता है, और एक होता है अपने हरियाणा राज्य में होता है मुख्य रूप से। और यहाँ पर जो प्रवासित जो करने वाले जो लोग हैं वो मुख्य रूप से पशुपालक हैं। जो पशुपालन करते हैं वो क्या करते हैं, गर्मी में तो प्रवासित करने के लिए चले जाते हैं, जब वर्षा काल आता है तो पुनः अपने स्थान पर लौट आते हैं। दूसरी बात करते हैं दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र। यहाँ पर जो मरुस्थलीय क्षेत्र के जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, इधर जाते हैं अपने गुजरात में आते हैं, एक आते हैं महाराष्ट्र में आते हैं, और एक आते हैं मध्य प्रदेश में आते हैं। लेकिन यहाँ के लोग पशुपालक वाले लोग नहीं होते। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो मुख्य रूप से मजदूरी करने के हिसाब से आते हैं, या जो व्यवसायी लोग होते हैं वो अपने जीविकोपार्जन के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की ओर प्रवासित होते हैं। दूसरे प्रवास के रूप में अपन बात करते हैं मध्यम प्रवास की अपन बात करते हैं। मध्यम प्रवास का मतलब हो गया उच्च स्तर का प्रवास और निम्न स्तर के प्रवास की जो बीच की जो स्थिति पाई जाती है उसे अपन मध्यम स्तर का प्रवास के रूप में जान सकते हैं। इनके जो क्षेत्र की अपन बात करते हैं, ये क्षेत्र दिख रहा है आपको और ये वाला क्षेत्र दिख रहा है, इसके बीच वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से मध्यम स्तर का प्रवास पाया जाता है। और यहाँ पर जो प्रवास है मुख्य रूप से व्यावसायिक दृष्टिकोण से होता है, व्यावसायिक दृष्टिकोण से होता है यहाँ का जो प्रवास है। और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं मुख्य रूप से एक तो जाते हैं अपने पूर्वी राजस्थान में, एक जाते हैं अपने यूपी में, एक जाते अपने झारखंड में जाते हैं, झारखंड में, और एक आते हैं अपने पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में प्रवासित होते हैं। तीसरे प्रवास की अपन बात करते हैं निम्न स्तर का प्रवास। निम्न स्तर का प्रवास का तात्पर्य होता है कि ऐसा प्रवास जहाँ पर न के बराबर प्रवास किया जा रहा है। न के बराबर यानी कम प्रवास क्यों किया जाएगा, क्योंकि उस क्षेत्र में सभी चीज़ें विद्यमान हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, तो लोग एक स्थान दूसरे जाना पसंद नहीं करेंगे, यानी कि बहुत कम मात्रा में प्रवास किया जाता है, उसे अपन निम्न स्तर का प्रवास कहते हैं। जो मुख्य रूप से यह जो दिख रहा है क्षेत्र आपका पूर्वी राजस्थान वाला क्षेत्र दिख रहा है, उन क्षेत्रों में सबसे कम या निम्न स्तर का प्रवास पाया जाता है। या कह सकते हैं यहाँ पर एक समवर्षा रेखा क्षेत्र है, 60 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के जो पूर्व में जो क्षेत्र आएगा वहाँ पर सबसे कम स्तर का या निम्न स्तर का प्रवास क्षेत्र पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, जलापूर्ति के हैं, कृषि की बात करें तो हैं, उपजाऊ मिट्टी की बात करते तो हैं, अनुकूल जलवायु पाया जाता है, परिवहन साधनों की उपलब्धता पाई जाती है, समतल भूमि पाई जाती है। या कह सकते हैं इस क्षेत्र में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सभी व्यवसायों का समायोजन पाया जाता है। इस कारण से इन क्षेत्रों पर निम्न स्तर का प्रवास पाया जाता है। राजस्थान में प्रवास के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, उसमें उसका अर्थ, परिभाषा, प्रकार, स्तर के बारे में चर्चा कर ली। उसके बाद में राजस्थान के प्रवास के दुष्प्रभाव के ऊपर चर्चा करते हैं कि प्रवास से क्या क्या दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव होता है। कि ज़रूरी नहीं है कि प्रवास से अच्छी चीज़ भी हो, प्रवास से नुकसान भी होता है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निर्धनता, यानी कि प्रवास से कई क्षेत्रों पर गरीबी भी आ जाती है या निर्धनता में वृद्धि भी होती है। अब सोच रहे होंगे कि प्रवास से गरीबी क्यों होती है, कि जहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो लोग जा रहे हैं वो तो लोग कमाने के उद्देश्य से जाते हैं, लेकिन गरीबी क्यों हो जाती है। लेकिन कई जगह ऐसा होता है, जैसे मान लो ए स्थान ये है, बी स्थान ये है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जाने जा रहे हैं, तो इस कंडीशन क्षेत्र में, इस क्षेत्र में
ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। अत्यधिक प्रवास वाला क्षेत्र में निर्धनता या गरीबी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरी चीज़ आंदोलन, कि जैसे मान लो कि क्षेत्र में 50 लोग रहने की संख्या है और वहाँ पर मान लो 500 लोग रहने के आ जाएंगे, तो कोई ना कोई ऐसा आंदोलन होगा या ऐसी कोई हिंसक हिंसा भी हो सकती है। इसको भी अपन राजस्थान में प्रवास के दुष्प्रभाव में शामिल करते हैं। सामाजिक असंतुलन भी होता है। उसके बाद राजनीतिक स्थिरता भी एक मुख्य रूप से राजस्थान में प्रवास के दुष्प्रभावों में भी शामिल होती है। अगला आता है सबसे इम्पोर्टेंट, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास होना, यानी कि जो लोग गांव से शहर की ओर प्रवासित होते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास करते हैं। यानी कह सकते हैं जो कृषि भूमि है वहाँ पर नए मकान बनाने का कार्य करें, यानी कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास इस दुष्प्रभाव में शामिल हो रहा है। अशांति और असुरक्षा भी मुख्य रूप से दुष्प्रभाव में शामिल होती है। उसके बाद में प्रतिभा का पलायन, जैसे किसी क्षेत्र पर कोई अच्छा सा आदमी या अच्छा सा स्टूडेंट मान लो फर्स्ट पोजीशन लेके आया है, लेकिन उस क्षेत्र में उसको कोई रोज़गार अच्छा नहीं मिल रहा है तो दूसरे क्षेत्र में वो जाकर रहेगा, क्योंकि उसको उसके अकॉर्डिंग अच्छा रोज़गार है, उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। यानी कि उस क्षेत्र का जो प्रतिभा थी वो अन्य क्षेत्र पर चली गई, यानी कि प्रतिभा पलायन भी दुष्प्रभाव में शामिल होता है। और लास्ट आता है आपका पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण का अवनयन भी राजस्थान में प्रवास के दुष्प्रभाव में शामिल होता है। ज़्यादा प्रवासी लोग होंगे तो उन क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण की मार ज़्यादा पड़ेगी। थैंक यू।